नमस्कार। आज हम व्याख्याता स्कूल शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक और नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले नाम आता है गारसदतासी का। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। इसका प्रकाशन 1839 में प्रथम भाग और 1847 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। भाषा इसकी फ्रेंच है। इसकी विशेषताओं को देखें तो इसमें हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, अपभ्रंश, प्राकृत के कवि भी लिए गए हैं। इसमें 736 या 738 कवियों को लिया गया है, जिसमें हिंदी के 72 कवि हैं। इसमें कवियों के विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिए गए हैं, यानी कि ABCD के अनुसार कवियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है जो फ्रेंच भाषा में मिलता है। अगर हम इस ग्रंथ की सीमाओं को देखें तो हम देखते हैं कि इसमें कवियों के जीवन का परिचय मात्र हमें मिलता है। नामकरण और काल विभाजन का कोई प्रयास यहाँ पर नहीं है। हिंदी से इतर भाषाओं के कवियों को भी यहाँ लिया गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना 1883 में हुई। भाषा हिंदी है। इसकी विशेषताओं को देखें तो यह हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसमें लगभग 1000 कवियों या साहित्यकारों को लिया गया है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुंड या पुष्य को माना है। इसकी सीमाओं को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं है। अन्य भाषाओं के कवि यहाँ पर भी मिलते हैं और कवियों को काल क्रम के अनुसार न लेकर आकार आदि क्रम में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि अ, आ, ई इस रूप में, और शुक्ल जी इसे वृत्त संग्रह कह करके पुकारते हैं। इसके बाद नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना 1888 में हुई। इसकी भाषा अंग्रेजी है। इसे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने प्रकाशित किया। यह इस पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ और इसमें पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास हमें दिखाई देता है। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने 952 कवियों को लिया है और काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया है। इस इतिहास में हम देखें तो इसे 11 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल कहा गया है। भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया गया है। रीति काल को रीति युग कहा गया है। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक ग्रियर्सन ने कहा है। गारसदतासी, शिव सिंह सेंगर, भक्तमाल, गोसाई चरित, कालिदास हजारा आदि 17 ग्रंथों के संदर्भ यहाँ लिए गए हैं और यथास्थान उनकी सूचना भी दी गई है। किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है, जो 1957 में किया गया। यहाँ नामकरण का कोई आधार नहीं है। काल विभाजन का प्रयास मात्र यहाँ मिलता है और दी गई विषय वस्तु भी काल क्रमानुसार नहीं है। इसके बाद नाम आता है मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का, जिसकी रचना 1913 में की गई और ये 4 भागों में है। 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। भाषा इसकी हिंदी है। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में नामकरण की दृष्टि से गुणात्मक सुधार प्रस्तुत किया है और पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है और 8 उपभागों में बांटा है। लगभग 5000 कवियों के प्रामाणिक जीवन वृत्त यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। पुंड या पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम इसमें ही मिलता है।
इस तरह से मिश्र बंधुओं का ये इतिहास ग्रंथ परंपरा में विशेष महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने भी कवियों के जीवन वृत्त यहीं से लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी रचना 1929 में हुई। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। शुक्ल जी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश के कवियों को हिंदी के कवियों से अलग किया और आलोचना के लिए एक निश्चित पद्धति अपनाई। उन्होंने दो बातों का विशेष ध्यान रखा है: ग्रंथों की प्रसिद्धि और रचनाओं की प्रचुरता। इसी के आधार पर उन्होंने काल विशेष का नामकरण किया है। इन्होंने कवियों के जीवन वृत्त, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी को विदमाला, ब्रजमाधुरी, सार, कविता कौमुदी से लिए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास को इन्होंने 3 भागों में बांटा और फिर मध्यकाल को 2 भागों में बांटा। इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा है। कालों के दोहरे नामकरण किए हैं। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को शुक्ल जी ने अपनाया है। साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का परिणाम माना है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमणों की देन कहा। उन्होंने सर्वप्रथम कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन किया और प्रथम कवि के रूप में अपभ्रंश काव्य में देवसेन और वीरगाथा काल में दलपति विजय का उल्लेख किया है। भक्ति काल को तत्कालीन निराशा की देन कहा। संत मत पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव माना। प्रेमाख्यान परंपरा पर सूफी मसनवियों का प्रभाव माना। प्रेमाख्यान का प्रथम कवि कुतुबन व रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना। तुलसी को कबीर से अधिक श्रेष्ठ माना है। नागमती के विरह वर्णन को साहित्य में अद्वितीय माना। गोपियों के विरह वर्णन को बैठे ठाले का विरह कहा है। केशवदास को हृदयहीन कवि कहा और घनानंद को प्रेम की पीर का कवि। रहस्यवाद और कल्पना को शुक्ल जी अच्छा नहीं मानते हैं। इसके बाद नाम आता है रामकुमार वर्मा का। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसकी रचना 1938 में हुई। यह एक पीएचडी शोध ग्रंथ है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है और शुक्ल जी के द्वारा दिए गए जटिल नामों के स्थान पर संत काव्य और सूफी काव्य जैसे सरल नाम दिए गए हैं। इन्होंने आदिकाल को संधि व चारण काल कहा है। रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास में रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना, जबकि वे अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। यह इतिहास भक्ति काल तक सीमित है। 693 से 1693 तक की कालावधि का यह इतिहास है। इन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का आरंभ मुल्ला दाऊद की चांदायन से माना है। इस तरह से ये प्रथम प्रेमाख्यान चांदायन को मानते हैं। इसके बाद एक प्रमुख नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों ही ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में अपना विशेष महत्व रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली बार शुक्ल जी की मान्यताओं को चुनौती दी, साहित्य को चली आती हुई परंपरा का विकास कहा और इन्होंने भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमणों की देन न मानकर दक्षिण का प्रभाव बताया। कबीर को साहित्यिक कवि के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा और नृसिंह अवतार बताया। आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए आदिकाल नाम को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं, अर्थात उन्होंने आदिकाल नाम को स्थापित किया। शुक्ल जी ने युग स्थिति पर बल दिया, वहीं द्विवेदी जी ने परंपरा पर अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि बताया। प्रेमाख्यान परंपरा में ईश्वरदास को प्रथम कवि माना।
गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी विशेष महत्वपूर्ण है। यह 2 खंडों में है और 1965 में लिखा गया। शुक्ल जी द्वारा दिए गए काल विभाजन को गुप्त जी ने चुनौती दी है। गुप्त जी इतिहास में प्रवृत्तियों को आधुनिक काल तक दिखाते हैं और वे मानते हैं कि किसी भी प्रवृत्ति का आरंभ दिखाया जा सकता है और उसका अंत नहीं। इस कारण से वे हर प्रवृत्ति को आधुनिक काल तक दिखाते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ उन्होंने 1884 से माना है। प्रथम कवि के रूप में उन्होंने शालिभद्र सूरी को स्वीकार किया है। वे शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त जी के बाद एक प्रमुख नाम है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास विशेष महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रीतिकाल की भूमिका नाम से भी आपने ग्रंथ लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास में विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखे गए लेख संकलित हैं जो अपने अपने विषय से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण हैं और इन सभी का संपादन करके डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से उसे संपादित किया है। हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ परंपरा में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास विशेष महत्वपूर्ण है जो 16 खंडों में प्रकाशित है। बाद में इसमें 2 खंड और जोड़ दिए गए और वर्तमान में यह 18 खंडों में मिलता है। इस तरह से हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों की हमने बात की है। नमस्कार।